गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद आप और हम रूबरू हुए हैं। कई दिनों से हमने अपने चैनल पर जो है सब्जेक्ट संबंधित कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। हमें लग रहा था कि अब कुछ दिनों बाद बोर्ड के एग्ज़ाम आने हैं और स्टूडेंट अपनी तैयारी जो है बखूबी कर रहे हैं, तो कुछ मदद की जाए जिससे कि मैं भी पढ़ सकूं और आप भी कुछ सीख सकें, तो दोनों के लिए ही फ़ायदा है। इसलिए आज हम फिर से वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, जो कि आप सब लोगों का उसमें सहयोग रहेगा। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले हम बात करें तो अभी प्रेजेंट में हम राजस्थान बोर्ड की बात कर लेते हैं और हम 10th बोर्ड की बात करते हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ हमेशा एसएसटी सब्जेक्ट से रहा है, हालांकि कई और सब्जेक्ट से भी है, लेकिन मुझे उसको पढ़ने में मज़ा आता है तो पढ़ने वालों को भी उसी में मज़ा आता है। तो हम एसएसटी से ही बात करेंगे और एसएसटी में भी सबसे अच्छा जो पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है या तो पॉलिटी या हिस्ट्री। तो हम पहले हिस्ट्री को टच कर लेते हैं एक बार, फिर पॉलिटी, बाकी ज्योग्राफी, इकोनॉमी सबसे ही हमारा ताल्लुक अच्छा है और हम जब पढ़ेंगे तो फिर चीज़ों को सीखेंगे भी। तो सबसे पहले हम बता दें कि 10th बोर्ड में जो आपका हिस्ट्री से एग्ज़ाम आने हैं तो उसमें जो है 5 चैप्टर से क्वेश्चंस बनेंगे, तो जो कि बेहद इंपॉर्टेंट भी हैं और बेहद लाभदायक हैं आप लोगों के लिए। जो कि कोई भी बच्चा अगर एसएसटी में इन चैप्टरों पे पकड़ नहीं करेगा तो बड़ा मुश्किल होता है कि वो पास कर पाए। तो आइए हम उसी पे बात करते हैं। तो पहले चैप्टर की हम बात करें तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आप लोगों ने जो बच्चे इस वक्त 10th बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे तो वो इससे पिछली साल से पहले 9th में रहे होंगे और 9th में उन्होंने 2 चैप्टर पढ़े होंगे, एक फ्रांसीसी क्रांति और एक रूस की क्रांति। आइए हम बताते हैं कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की बात हो रही है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद 2-3 घटनाओं से माना जाता है। जैसे फ्रांस का बहुत बड़ा रोल उसमें देखा जाता है और हम आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जो पहले राजतंत्र हुआ करता था उसको अब कैसे दबाया गया, उसको कैसे नीचे किया गया, या हम कहें कि जो राजा हुआ करते हैं उनको कैसे हटाया गया और फिर वहाँ पर कैसे जो है प्रजातंत्र लाया गया। तो इन पहलुओं को हम बात करें तो वो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे बन पाया, इसमें फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बात करेंगे, हम नेपोलियन के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं तो फिर इसमें जिक्र होगा। कई सारे ऐसे योद्धाओं के बारे में पढ़ेंगे या कई एजुकेटेड लोगों के बारे में पढ़ेंगे, या हमने देखा भी है पादरी, कुलीन और तीसरे स्टेट के बारे में। तो उन सब पर पॉइंटों पे हम बात करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि अच्छा चैप्टर माना जाता है। और हम बोर्ड की बात करें तो 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद एक और चैप्टर जो कि बहुत ही बेहतरीन माना जाता है हम भारतीयों के लिए भी और बोर्ड के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद की बात हो रही है तो आप लोगों को पता होगा कि भारत के राष्ट्रवाद का मतलब यह है कि भारत के 1947 से पहले भारत की बात हो रही है, या हम कहें तो ऐसी बात हो रही है कि हमारे देश के लोगों ने कैसे आज़ादी पाई। बात समझ में आ रही है? महात्मा गांधी की भूमिका क्या रही थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका क्या थी, भगत सिंह की बात करें, इन लोगों ने अंग्रेजों से अपने देश को कैसे आज़ाद कराया, दैट इज पॉइंट। ऐसे ही हमें यूरोप में ही पढ़ना था, यूरोप के लोगों ने कैसे आज़ाद कराया। जब हम इन लोगों से सीख गए, जब जिन लोगों ने क्रांतियाँ की और उस क्रांतियों से हम कई सारे पहलुओं को सीखने लगे, पढ़ने लगे, समझने लगे, तो हमारे देश के जो लोग आउट ऑफ कंट्री जाके पढ़ा करते थे वहाँ से वो सीख कर आए बहुत सारे पहलुओं को। जैसे हम बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, हम बात करें महात्मा गांधी की, हम बात कर दें पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन अवर इंडिया एंड मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप जानते ही हैं। तो हम उन लोगों की बात करें तो इन लोगों ने भारत में राष्ट्रवाद में क्या भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर की बात करें जिनको मोतीलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है, तो इन लोगों की भूमिकाओं के बारे में जो है हमें अध्ययन करना है। तो इसी पर ये बात कही गई कि इन लोगों ने जो कठिन परिश्रम किए, जो लाठियाँ खाई, डंडे खाए, जेलों में रहे, उसके बाद में देश को आज़ाद कराया, तो उस पहलू पर जो है किसी शायर ने बहुत अच्छी 2-3 लाइनें कही हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने उसको
जब जब देखा लोहा देखा, लोहे की तरह जलता पिघलता ढलता देखा। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे की तरह जलता ढलता पिघलता देखा, और फिर मैंने उसको गोली की तरह चलते देखा। तो जो भी बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो बेफिक्र रहिए, आपको कठिन परिश्रम करना होगा, उसके बाद में ही सक्सेस आपको मिलेगी। जो लोग मेहनत करते हैं बाद में उन्हीं को अच्छा फल मिलता है। तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। तो भारत में राष्ट्रवाद के बारे में हमको पढ़ना है, और जो कि बेहद इम्पोर्टेंट भी है। आइए इसके बाद तीसरे चैप्टर की हम बात करें, तो वो तीसरा चैप्टर क्या कहता है आपसे, तो उसका नाम है भूमंडलीय कलर, भूमंडलीय कृत, भूमंडलीय कृत विश्व का बनना। इसका कहने का मतलब ये है कि जब यूरोप में राष्ट्रवाद का दौर आया, भारत में राष्ट्रवाद आया, ये लोग आज़ाद हो ही रहे थे, तो उससे पहले की हम बात करें तो क्या दुनिया एक दूसरे से मिल पा रही थी? हालांकि मिलने की बात हम करें, या रोजगार की हम बात करें, या बिजनेस की हम बात करें, तो आज से 5000 साल पहले हम चले जाएं, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हम चले जाएं तो वहां भी बिजनेस किया जाता था। ये तो करीब 4500 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो तब भी अदर कंट्रियों से बिजनेस किया जाता था। कंट्री कैसे सभ्यताएं हुआ करती थी उस दौर में, तो तब भी बिजनेस किया जाता था। लेकिन एक चीज का दूसरे इलाके में पहुंचना, जैसे फसलों का पहुंचना, जैसे बीजों का पहुंचना, जैसे आलू का पहुंचना, जैसे गोभी का पहुंचना, कई सारे बीजों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना कहलाता है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पूरे संसार का जो है एक हो जाना। जो चीज इंडिया में मिलती है वो अमेरिका में ही मिले, जो अमेरिका में मिलती है वो इंग्लैंड में ही मिले, जो इंग्लैंड में मिलती है वो फिलिस्तीन में भी मिले। जितनी भी कंट्रियां हैं सब में जो है एक से जो है दूसरी चीज पहुंच जाए, या तो वो घूमने के माध्यम से या बिजनेस के माध्यम से, इन तरीकों से जो है ये पहुंचनी चाहिए। इसमें हम रेशम उद्योग की बात करेंगे। भारत का रेशम उद्योग बड़ा प्रचलित रहा। और इसके बाद हम एक चैप्टर की बात करेंगे, औद्योगिक क्रांति जिसे कहा गया, या हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं चैप्टर 4, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण की हम बात कर रहे हैं, तो विश्व का औद्योगिकरण की हम बात करें, या हम कहें कि औद्योगिकरण का युग, एक ही बात है दोनों ही। औद्योगिकरण का युग भी हम इसे जो है कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जब मॉडर्निटी आने लगी, या एक से जो है नई नई तकनीक आने लगी। औद्योगिकरण का मीन्स क्या है सर? इसका मीन्स ये है कि नई तकनीक का उदय होना। जैसे रेलवे का आना, रेलवे आई तो कई चीजें आसान हुई ना भाई। रेलवे आने के बाद में आने जाने का रास्ता बड़ा आसान होने लगा। उससे पहले कोई रास्ता ही नहीं था। अब आप मालगाड़ी में बहुत सारा माल भर के ले जा सकते हो। ये सब कैसे संभव हो पाया? तो ये सब संभव हो पाने का रीजन यही था, औद्योगिकरण, तकनीक का आना। पर जब जब तकनीक आएगी तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। आज मानो व्हाट्सएप लोगों के फोन में आया तो कितना प्रॉफिट है। आप इंडिया में बैठे हो या आप राजस्थान में बैठे हो, और आपको किसी भी देश में किसी भी कोने पे कुछ भी भेजना हो, आप भेज दो आसानी से। आपको अफगानिस्तान भेजना हो, पाकिस्तान भेजना हो, अमेरिका भेजना हो, इंग्लैंड भेजना हो, दुबई, कहीं भी कुछ भी भेजिए। ये तकनीक की सहूलियत हुई ना। जब जब तकनीक आती है, हो सकता है उस पर सवाल उठे, हो सकता है जब इसमें हम बात करेंगे कुछ मशीनें आने लगी। जब कुछ मशीनें आने लगी तो लोगों ने सवाल उठाए, मशीनों पर सवाल उठाए, मशीनों को तोड़ने का प्रयास भी किया। क्यों किया? कि एक मशीन कई सारे लोगों का काम करती है। जब वह कई सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? उस मशीन पे हमला करना चाहेंगे। लेकिन हम दूसरे पहलू से देखें, तकनीक से बहुत सारे फायदे होते हैं, तो वो अपनी अलग बात है। रेलवे की बात करें हम, नए नए औजारों के बनने की हम बात करें, तो ये सब फायदे कहाँ होंगे? औद्योगिकरण में होंगे। इसमें हम अपने कपड़ा उद्योग की बात करें, बड़ा फेमस रहा हमारा कपड़ा उद्योग। भारत की जो कपास थी वो दुनिया में तमाम देशों में जाती थी, क्योंकि जो भारत की कपास थी उसकी एक बात हम आपको बताएं कि उस कपास जो है वो मोटी नहीं थी, पतली थी। दुनिया में और कई देशों में जो कपास पाई जाती थी वो मोटी हुआ करती थी, जिसलिए वो यूज में कम आती थी। तो ऐसे ही हम इस वाली कपास की बात करें, भारत का एक रेशियो के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि 1811 से लेकर 1815 तक भारत का कपड़ा 33% दुनिया में निर्यात किया जाता था। और उसके बाद में 1850 से 51 तक जब हम अंग्रेजों के गुलाम पूर्ण रूप से हो गए, जब उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया भारतीय कंपनियों में, तो ये उत्पादन 33 से घट के रह गया 3%।
आप सोचिए कितना घट गया। और किसी जमाने में या 1811 या 15 की बात करें तो भारत का कपड़ा दुनिया के तमाम देशों में जाता था। आज हम लोग उल्टा पहनते हैं। ये सब पढ़ना ही तो ज्ञान कहलाता है। ये पढ़ना जरूरी भी है और पढ़ना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें सीखना चाहिए। हम उस भारत की बात करें, यहाँ से कपड़ा 33% करीब 40% दिया जाता था, आज 3% रह गया निर्यात विशेष का। इसमें हम रेशियो की बात करें तो भारत से चावल का जो आज की हम बात कर रहे हैं, आज चावल का निर्यात एक्सपोर्ट दुनिया में 37.5% किया जाता है। तकरीबन मान लीजिए 40% भारत से चावल दुनिया के तमाम देशों तक पहुंचाया जाता है। वहीं गेहूं की हम बात करें, ये अभी के रेशियो हैं। अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं भारत से 3% जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये अच्छी बात है ना, आज भारत इतना कैपेबल है। चाहे हम गेहूं की बात करें, एक जमाना था 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास इतना भी गेहूं नहीं होता था कि हम खुद का जो है पेट भर सके। ऐसे दौर से हम लोग निकले, धीरे धीरे हरित क्रांति का दौर आया। हम बात करें 1960 की बात करें, हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के आने से जो है जगह जगह हमने उत्पादन किए। उत्पादन जब होने लगे तो उत्पादन से होने वाले फायदे से हमारे देश में जो कमियां थी, किस चीज को लेकर, गेहूं की कमियां थी, खाद्य पदार्थों की कमियां थी, वो पूरी होने लगी। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि हमारे पास इतना ज्यादा राशन होने लगा कि हम दुनिया को निर्यात कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम जो बात करेंगे अगले चैप्टर की, वो है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। अब हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं, मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। वो कह रहा है कि मुद्रण मतलब होता है प्रिंट। मुद्रण मतलब होता है प्रिंट। जो आज आप हर चीज प्रिंट में छपी हुई देख लेते हो। आप कोई पेज देखिए, आपके पास किताबें होंगी, आप वो किताबें जब पढ़ते हो, अध्ययन करना स्टार्ट करते हो, तो उन किताबों में आप देख सकते हैं कि वो छपा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ये संस्कृति कब विकसित हुई और ये कैसे विकसित हुई, तो संस्कृति के बारे में हमको पढ़ना है। मुद्रण संस्कृति, प्रिंटिंग प्रेस कब आया या प्रिंट कब होने लगी। और आधुनिक दुनिया की बात करें, मॉडर्न वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, और प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, इनकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो है प्रिंट कहाँ हुआ, तो चाइना के अंदर हुआ। सबसे पहले प्रिंट की बात करें तो चाइना के अंदर हुआ, जो कि 594 ईस्वी या 594 ईस्वी में सबसे पहले दुनिया में प्रिंट होने लगा। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले पांडुलिपियां होती थी, उससे पहले शिलालेख हुआ करते थे, उससे पहले पत्थरों पे लिखा होता था, पत्तों पे लिखा होता था। लेकिन कागज पर लिखने का जो जन्म हुआ वो 594 ईस्वी में चीन से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मुद्रण संस्कृति या प्रिंट के बारे में किसने सबसे पहले डेवलप किया या किस देश से ये फेमस हुआ, तो उस देश का नाम है चाइना। चाइना से फिर जो है ये पहुंचा। चाइना के बाद यूरोप की हम बात करेंगे, हम जापान की बात करेंगे, कोरिया की बात करेंगे। यूरोप में तो ये बहुत बाद में पहुंचा, 1200 ईस्वी में पहुंचा, लेकिन उसके बाद ये पहुंचा जापान में। चीन के बाद जापान में पहुंचा। और जापान में कैसे पहुंचा कि जो पहले धर्मों का प्रचार हुआ करता था, तो बौद्ध धर्म के लोग अपने धर्म का प्रसार करने के लिए चाइना से जापान गए। जब जापान गए तो जापान जाने के बाद उन्होंने वहाँ इस तकनीक के बारे में बताया कि भैया लकड़ी के जो वुड होती है लकड़ी, और उसके आप ब्लॉक बनाइए जगह जगह और उसको लेकर फिर छापिए। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे, आप कोई शादी या कार्ड छपवाते हैं तो कोई पुरानी मशीनें होती हैं जो कि वुड ब्लॉक के हिसाब से काम करती हैं। जो नई प्रिंट मशीन आई है वो तो ऐसे डालो और अंदर से निकलता जाएगा। कुछ ऐसी होती है, कागज को रख दो, ऊपर से उसको ऐसे लगाओ, बॉक्स को छाप दो, छप गया। तो वो ऐसे बात करेंगे हम मुद्रण की संस्कृति की विकसित होने की। तो इन पहलुओं को हम बात करें तो ये हमारे 5 चैप्टर जो कि 10th के लिए ज़रूरी है, और जो लोग 10th में अभी होंगे और जिनको एग्ज़ाम देना है तो उनके लिए ये बेहद लाभदायक होगा। और हम अब जो है अपनी आगे की सारी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम बच्चों को सही कंटेंट दे पाएँ और उनकी पढ़ाई जो वो पढ़ रहे हैं उसमें उनको आसानी आए। इन पहलुओं पे हम बात करते रहेंगे।
आज बस थोड़ा सा आने का मन हुआ। कई रोज़ से हम जो है ऑनलाइन नहीं आए थे और अपने चैनल पे हमने कोई वीडियो भी अपलोड नहीं की थी। आज बस इतना सा मकसद था ये बताने का। इसके बाद बातें होती रहेंगी और आप लोग अच्छे रहिए, पढ़ाई कीजिए और अच्छे मार्क्स से पास होने की जो है ईश्वर से हम कामना करते हैं। और आप लोग अपनी मेहनत जारी रखेंगे तो आपको जो है फल ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।